हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम महिला जिन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। आपको बताना है कि प्रथम महिला कौन सी है जिन्होंने कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी, कमलजीत संधू। इनके बारे में अपन जान लेते हैं। ये 400 मीटर की एथलीट रही है, रनर है, और इन्होंने कौन से एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, जो कि प्रथम बार महिला ने स्वर्ण पदक जीता। वो एशियन गेम्स थे 1970 के बैंकॉक में एशियन गेम्स हुए थे, वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें 1971 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, इन्हें 1971 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, और इन्होंने 1972 में जो म्यूनिक ओलंपिक्स हुए थे उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है, और इसके एक साल बाद ही 1973 में इन्होंने एथलेटिक्स से रिटायर्ड ले लिया। ठीक है, एथलेटिक्स जो गेम है इससे रिटायर्ड ले लिया था इन्होंने 1973 में। सो रिवाइज कर लेते हैं। 1970 के जो एशियन गेम्स हुए थे बैंकॉक में, वहाँ पर इन्होंने प्रथम महिला थी जिन्होंने कि स्वर्ण पदक जीता, और 1971 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, और 1972 म्यूनिक ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और 1973 में इन्होंने रिटायर्ड ले लिया। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। रोजा कुट्टी के बारे में जान लेते हैं। रोजा कुट्टी कौन है? रोजा कुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। रोजा कुट्टी भी इन्होंने 1996 और 2000 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये रिले रेसर रही है। ठीक है, 4x400 मीटर की रिले रेसर रही है ये रोजा कुट्टी, और ये कहाँ से है? ये भी केरला से है। ठीक है, और कमलजीत सिंधु कहाँ से है? कमलजीत सिंधु पंजाब से है। ठीक है, आगे जान लेते हैं पीवी सिंधु के बारे में। आप सभी जानते होंगे 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल लेकर आए थे। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और इन्हें सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है। एक और पर्सनैलिटी बच गई इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, पीटी उषा। ठीक है, इन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। इन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड किसे कहा जाता है? सो पीटी उषा को कहा जाता है। आप इनका फुल नेम सर्च कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप शायद एक बार में इसे नहीं पढ़ पाएँ अगर आप साउथ से नहीं हैं तो। ठीक है, सो इनके बारे में जान लेते हैं। 1984 में, ठीक है, 1984 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक में हुए थे उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इनका गेम कौन सा था? 400 मीटर हर्डल इनका गेम रहा है। ठीक है, 400 मीटर हर्डल इनका गेम रहा है, और इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब मिला था? 1985 में। आगे बढ़ते हैं। सो आप इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया कमलजीत सिंधु। ठीक है, ये पंजाब से है, और इन्हें पद्मश्री कब मिला था? इन्हें 1971 में पद्मश्री मिला था, और 1972 में इन्होंने म्यूनिक ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, और 73 में इन्होंने रिटायर्ड ले लिया था एथलेटिक्स से। ठीक है, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इन सब के बारे में। आगे बढ़ते हैं। पहले SAF खेल कहाँ पर संपन्न हुए? ठीक है, सो पहले SAF जो गेम्स है इनके बारे में बताना है कि ये कहाँ पर संपन्न हुए। सबसे पहले अपन SAF गेम्स के बारे में जान लेते हैं। आपसे डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार फुल फॉर्म ही लिखी हुई मिलेगी। सो अपन सारे टाइप के क्वेश्चंस अभी कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, साउथ एशियन गेम्स। ठीक है, साउथ एशियन गेम्स इनका पूरा नाम है, यानी कि साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। ठीक है, इसे जो गवर्न करती है बॉडी, ठीक है, इन खेल को जो गवर्न करती है बॉडी, उसे क्या कहा जाता है? SAOC, यानी कि साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल कहा जाता है, जिसका गठन हुआ था 1983 में। ठीक है, 1983 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, अपने यहाँ पर जैसे ओलंपिक गेम्स है, ठीक है, तो अपनी राष्ट्रीय बॉडी कौन सी है ओलंपिक गेम की? IOA है। ठीक है, वैसे ही SAF गेम्स की गवर्निंग बॉडी है SAOC। ठीक है, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल। ठीक है, 1983 में इसका गठन हुआ था। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि SAOC का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SAF जो फर्स्ट इवेंट हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, ये आपसे पूछा है। तो फर्स्ट इवेंट कब हुए थे? SAOC का गठन हुआ 1983 में, और 1984 में पहली बार ये खेल संपन्न हुए। सो 1984 में पहली बार ये खेल कहाँ पर संपन्न हुए, ये पूछा है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू, नेपाल में हुए थे। लेकिन आपसे एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहली बार कहाँ पर संपन्न हुए, और अभी रिसेंटली कहाँ पर संपन्न होंगे, जो कि होने वाले हैं। ठीक है, सो अब कब होने वाले हैं? 2023 में होने वाले हैं, और 2023 में ये कहाँ पर होने वाले हैं? लाहौर, पाकिस्तान में होने वाले हैं। नाम सुन के ही लग रहा है कि शायद कैंसिल ही हो जाए। ठीक है,
पहले कहाँ पर हुए थे, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर, काठमांडू नेपाल में हुए थे इसके, और कब हुए थे, 1984 में हुए थे। और अब कब होने वाले हैं, 2023 में होने वाले हैं। कहाँ पर होने वाले हैं, लाहौर पाकिस्तान में होने वाले हैं, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में होने वाले हैं अब जो होंगे। और इसका SAF का मोटो क्या है, पीस प्रोग्रेस, पीस प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, 3P है इसका मोटो। इसका मोटो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और 1987 पहली बार तो 1984 में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है, पहली बार खेल हुए थे इसके। 1983 में SAOC का गठन हुआ जो कि इसकी गवर्निंग बॉडी है, SAOC। और 1987 के बाद से ही ये हर 2 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जान लेते हैं कि SAF में देश कौन कौन से हैं, ठीक है। इसका नाम जो है वो है साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, ठीक है, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, ठीक है, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। सो ऑब्वियस है कि इसके अंदर आसियान कंट्रीज होगी, ठीक है। आसियान कंट्रीज में भी इसके अंदर कितनी कंट्रीज है, इसके अंदर 7 देश है, ठीक है, 7 देश है। और एक देश ऐसा है जो कि 2004 में ऐड हुआ था और 2016 में बाहर निकल गया, जो ऐड होके वापस बाहर निकल गया। वो कौन सा देश है, वो है अपना अफगानिस्तान, ठीक है, वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगान जो है वो 2004 में ऐड हुआ था और 2016 में ये वापस बाहर निकल गया। और इस अफगानिस्तान के अलावा इसके अंदर साउथ एशियन गेम्स में 7 कंट्रीज है। 7 कौन कौन सी है, एक बार मैं नाम बोल रही हूँ, आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, मालदीव्स है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये जो 7 देश है, पाकिस्तान आपने देखा होगा कि 2023 का जो गेम है वो पाकिस्तान लाहौर में ऑर्गेनाइज होने वाला है, ठीक है। सो ये 7 देश है, इसके अंदर बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया और पाकिस्तान हो गया। ये 7 देश है जो SAF में है, ठीक है। अब आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है कि ये जो एशियन गेम्स है, ठीक है, इसके उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्योंकि आसियान बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो आसियान के अलग अलग गेम्स होते हैं, साउथ एशियन, नॉर्थ एशियंस, ठीक है। सो इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आसियान गेम्स है इसके उप क्षेत्र कौन कौन से, इसकी 5 काउंसिल है। जैसे कि अपनी SAF है साउथ एशियन गेम्स, वैसे ही इसकी 5 काउंसिल है। दक्षिण पूर्वी है, दक्षिण एशियान है, पूर्वी आसियान है, पश्चिमी आसियान है और मध्य आसियान है, ठीक है। सो ऐसे करके ये 5 हो गए, 4 तो ये हो गए और अपना साउथ एशियन गेम्स भी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बारे में। पहले राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस शहर में हुई, ठीक है। पहले जो राष्ट्रीय खेल है इसकी मेजबानी किस शहर में हुई, ये आपसे पूछा है। सो पहले तो ये जान लेते कि हुई कब, 1985 में हुई, ठीक है, पहली बार। और कहाँ पर हुई, नई दिल्ली। ये प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ये क्वेश्चन इतना मतलब इंपॉर्टेंट है या नहीं है पता नहीं, लेकिन ये हर बार क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, किसी भी फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर हो, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास, शारीरिक विकास, वृद्धि और विकास या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, ये मतलब आपको इसका आंसर बहुत सिंपल रहता है, लेकिन आपके ऑप्शंस जो होते हैं वो इसमें टिपिकल कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो शारीरिक विकास और वृद्धि और विकास, क्या ये संपूर्ण विकास में नहीं आएगा, ठीक है। ये जब बी और सी दोनों ऑप्शन नंबर ए में आ रहे हैं, तो जब इसका पूरा आंसर ही ऑप्शन नंबर ए हो गया तो अपन ऑप्शन नंबर डी क्यों लगाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें गलत हो जाएगा, आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्यक्ति का संपूर्ण विकास शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें इसमें आ चुकी है, शारीरिक विकास भी आ चुका है, वृद्धि और विकास भी आ चुका है। तो व्यक्ति का मतलब ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों का नियंत्रण कौन सी संस्था करती है, ठीक है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों का नियंत्रण कौन सी संस्था करती है, जिसके बारे में अपन ने बहुत डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी, IOA करती है, ठीक है। IOA क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, जो कि इसका नियंत्रण करती है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट भारतीय टीमों में कौन कौन करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी। IOA के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, 1927 में किया था। और इसके जो प्रेसिडेंट है अभी वर्तमान में और महासचिव है वो कौन है, इसके अध्यक्ष और महासचिव कौन है। अध्यक्ष जो है वो है नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है वो इसके अध्यक्ष है। और जो इसके महासचिव है वो कौन है, अभी राजीव मेहता है इसके महासचिव, ठीक है।
सो आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना आईओसी है, जो अपना आइए इन सब के बारे में अपन डिटेल से जान लेते हैं। एएएफआई क्या है? एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसका गठन 1946 में हुआ था। ठीक है। आईओसी क्या है? आईओसी के बारे में सभी जानते होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, जिसका गठन कब हुआ? 1894 में हुआ। ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बक है, जो कि रीअपॉइंट होकर आए हैं अभी। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। 1894 में इसका गठन हुआ कहाँ पर था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, पेरिस, फ्रांस में इसका गठन हुआ था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आईओसी का? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, जो कि अभी रिसेंटली 2019 में इसका ऑफिशियली उद्घाटन किया गया लुसाने, स्विट्जरलैंड में, जो कि अपनी आर्किटेक्चर की वजह से बहुत सुर्खियों में रहा था। ठीक है। सो एएएफआई का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का गठन कब हुआ? 1894 में हुआ। और इसके जस्ट 2 साल बाद 1896 में प्रथम ओलंपिक का आयोजन किया गया एथेंस में। ठीक है। आईओए के बारे में अपन जान चुके हैं। 1927 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1927 में इसका गठन हुआ था। इसके बारे में अपन जान चुके हैं आईओए के बारे में। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो अभी कौन है? अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा है। और महासचिव कौन है? राजीव मेहता है। ठीक है, आगे जान लेते हैं ओसीए क्या है। ठीक है, ओसीए क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, जिसका गठन हुआ था 1982 में। ठीक है, सो सबके बारे में अपन ने जान लिया। इसका गठन कब हुआ? 1946 में हुआ। ठीक है, इसका गठन कब हुआ आईओसी का? 1894 में हुआ। ठीक है, 1894 में हुआ। ठीक है, यहाँ पर 1946 है। और आईओए का गठन कब हुआ? 1927 में हुआ। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इसमें से आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से भारतीय कप्तान ने ओलंपिक के दौरान पहली बार विक्ट्री स्टैंड पर कदम रखा था? अब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। एक तो आप डायरेक्टली ये सोच सकते हैं कि पहला भारतीय कौन था जिसे कि ओलंपिक में पदक मिला था, वही विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है भारतीय कप्तान, यानी कि कोई टीम गेम है जिसके अंदर पहली बार जो उस टीम का कप्तान था वो विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ा। सो अब आपको ये सोचना होगा ऐसा कौन सा टीम गेम है पहला जिसमें कि अपन को ओलंपिक में पदक मिला था? वो है ऑब्वियसली हॉकी। और हॉकी में पहली बार जब अपन को मेडल मिला तब उसके कप्तान कौन थे? अब आप फर्स्टली मुझे ये बताइए कि अपन को पहली बार हॉकी में मेडल कब मिला था? ओलंपिक्स में 1928 में मिला था। ठीक है, जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुए थे उसके अंदर मिला था 1928 में। सो 1928 में आप मुझे बताइए 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे थे? ठीक है, अपन तीनों के बारे में जान लेंगे। 1928 में हुए थे। ठीक है, उसके बाद कब हुए थे? कंटिन्यूअसली अपन को तीनों में मेडल मिले थे। ठीक है, 32 में भी मिला और 36 में भी मिला। ठीक है, यहाँ पर 19 आ गया। सो 1928, 32 और 36 तीनों में अपन को मेडल मिला था। सो आप मुझे बताइए कि कंटिन्यूअसली जब अपन को इन तीनों में मेडल मिला तो प्रथम बार तो अपन को 1928 में मिला था। सो उस समय भारतीय टीम के हॉकी के कप्तान कौन रहे थे? ठीक है, सो वो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह रहे थे। ठीक है, उसके बाद 32 में रहे थे लाल शाह बोकारी और 36 में रहे थे ध्यानचंद। ठीक है, ये तीनों अब आपको भूलना नहीं है। जयपाल सिंह कब रहे थे? 1928 में रहे थे। और ये लाल शाह बोकारी जो है इसके जस्ट बाद जो ओलंपिक हुआ था 1932 में, उसमें रहे थे। और ये कब रहे थे? 1936 में रहे थे। ठीक है, सो ये तीनों आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि ये सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रथम कप्तान, भारतीय प्रथम कप्तान जिन्होंने कि विक्ट्री स्टैंड पर पहली बार कदम रखा, सो वो तो ऑब्वियसली हो गए जयपाल सिंह, जो कि 1928 के ओलंपिक, एम्स्टर्डम ओलंपिक में इनको मेडल मिला था हॉकी टीम को। ठीक है, फिर 1932, ठीक है, वो कहाँ पर हुए थे? लॉस एंजलिस में हुए थे, यूएसए में हुए थे। और 1936, जो कि इसे कैसे भूल सकते हैं, ये तो बर्लिन जर्मनी में हुए थे। ठीक है, सो 32 वाला लॉस एंजलिस में हुआ था, 36 वाला बर्लिन जर्मनी में हुआ था और 1928 एम्स्टर्डम में हुए थे। ठीक है, सो ये तीनों कप्तान हैं। कंटिन्यूअसली अपन ने 3 बार मेडल जीता था हॉकी टीम के अंदर। ठीक है, और इसी तरह आप 8, 2, 6 ये जो सीक्वेंस है ना, इसी से याद रख सकते हैं। 1948 में अपन को मिला, 1952 में मिला और 1956। ठीक है, इन तीनों सीक्वेंस में भी अपन को हॉकी में लगातार पदक मिल चुके हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जयपाल सिंह, जिन्होंने कि 1928 में भारतीय जो पहले कप्तान थे उन्होंने विक्ट्री स्टैंड पर पहली बार कदम रखा था, जिसमें कि भारतीय टीम को पहली बार 1928 में किसी भी टीम गेम में 1920 मतलब आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा टीम गेम था जिसके अंदर की पहली बार भारतीय टीम को मेडल मिला, तो वो हो जाएगा आपके हॉकी। ठीक है, और उसके अंदर कप्तान रहे थे अपने जयपाल सिंह। और कब मिला था? 1928 में। कौन सा ओलंपिक था? एम्स्टर्डम ओलंपिक था। ठीक है,
आगे चलते हैं। आई होप आपको ये इससे जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो इसके बारे में अपन ने जान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है 1936 में जब ध्यानचंद और ये इसके अपने हॉकी टीम के कप्तान थे, उसके बाद 1936 के बाद अपन को वापस कब मेडल मिला? 1948 में ही मिला था, ठीक है। मैंने आपको बोला था तीनों सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं, 28, 32 और 36। तो उसके बाद से अपन को 1948 में ही मिला था, उसके बाद 52 और 56, ठीक है। सो ये 1928 हो गया, 1928, 32 और 36, इन तीनों सीक्वेंस में अपन को कंटिन्यूअसली मिले थे। इसी तरह 1928 हो गया, 1948, 52 और 56 हो जाएगा, ठीक है। सो इन तीनों सीक्वेंस में अपन को लगातार हॉकी में मेडल मिले थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। शारीरिक शिक्षा प्रति नागरिक का मूल अधिकार है किस में शामिल है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है अपना फिजिकल एजुकेशन का, वो किस में शामिल है ये बताना है आपको। सो ये आप इसके अंदर देखेंगे WHO भी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है और यूनेस्को चार्टर भी है। सो इसमें से आपको बताना है कि किसके अंदर ये वाक्य लिखा गया है कि शारीरिक शिक्षा जो है वो प्रति नागरिक का मूल अधिकार है, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल, ठीक है। सो ये है अपने यूनेस्को के चार्टर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। आप WHO मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को लेकर कंफ्यूज ना होएं, ना ही अगर ये शिक्षा से जुड़ा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेकर कंफ्यूज होएं। ये यूनेस्को के चार्टर में लिखा है, ठीक है। जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनेस्को की 1978 में, ठीक है, 1978 में, जो कि इसका 20th सेशन था यूनेस्को का, उसके अंदर ये कहा गया था, ये वाक्य उसमें शामिल किया गया था कि शारीरिक शिक्षा जो है वो प्रति नागरिक का मूल अधिकार है, ठीक है। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर को हुई थी, 1945 में हुई थी, ठीक है। ये एक UN की बॉडी है, UN की बॉडी में UN का पार्ट है। UN की बॉडी कौन सी है कौन सी नहीं है इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? फ्रांस में है, पेरिस में है, ठीक है। फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को के बारे में अपन ने जान लिया, ठीक है। 1945 में तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1978 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, 20th कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि शारीरिक शिक्षा प्रति नागरिक का मूल अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर देश के भीतर कौन सी संस्था ओलंपिक गतिविधियां चलाती है? अब आपको बताना है कि हर देश के भीतर कौन सी संस्था है जो कि ओलंपिक गतिविधियां चलाती है, ठीक है। NOC की फुल फॉर्म क्या हो गई? नेशनल ओलंपिक काउंसिल्स, ठीक है। सो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हर देश के भीतर कौन सी संस्था ओलंपिक गतिविधियां चलाती है। देश की बात आ गई, यानी कि राष्ट्रीय, ठीक है। सो नेशनल ओलंपिक काउंसिल्स जो होती है वो हर देश की अपनी एक नेशनल ओलंपिक काउंसिल होती है, जैसे कि अपनी इंडिया की IOA है, ठीक है। IOA जो है वो अपनी NOC है जो कि अपनी ओलंपिक गतिविधियां चलाती है। वैसे ही हर देश में NOC होती है। इंडिया की NOC कौन सी हो गई? IOA हो गई, ठीक है। सो हर देश के भीतर ओलंपिक गतिविधियां चलाती है। और अपने IOA की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी, ये अपन ने जान लिया था। अभी अपने अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा है, ठीक है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है अपने अभी अध्यक्ष है। और महासचिव कौन है? राजीव मेहता है। प्रेसिडेंट हो गए नरेंद्र ध्रुव बत्रा और महासचिव कौन हो गए? राजीव मेहता। सो आपके इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। NOC जो होती है वो प्रत्येक देश में, यानी कि जहां पर देश की बात आ गई, राष्ट्रीय NOC नेशनल ओलंपिक काउंसिल जो होती है प्रत्येक देश में ओलंपिक गतिविधियां चलाती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैराथन दौड़ का नाम निम्न में से किस पर पड़ा? अब ये ओलंपिक से जो रिलेटेड टर्म्स है वो काफ़ी बार पूछी जाती है कि मैराथन दौड़ का नाम किससे पड़ा, देवी देवताओं के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। सो इन सब के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। मैराथन दौड़ का नाम निम्न में से किस पर पड़ा? इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थान के नाम पर। स्थान एक जगह है यूनान में, ठीक है। मैराथन नाम की एक जगह है यूनान में, वहाँ पर एक फिलोसॉफिकल स्टोरी है। फिलोसॉफिकल है या रियलिटी है इसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है, लेकिन अपन जान लेते हैं स्टोरी जिससे कि अपन को अच्छे से याद रह जाए, ठीक है। यूनान में एक जगह है, वहां पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था फारस और एथेंस के बीच में। एथेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पढ़ा था। पहला ओलंपिक भी एथेंस में ही हुआ है, ठीक है। फारस और एथेंस के बीच में एक युद्ध हुआ था यूनान में, ठीक है। तो
जब एथेंस जो है इसने क्या किया था, फारस को हरा दिया था और एथेंस जीत गया था, ठीक है। तो इसकी सूचना देने के लिए क्या हुआ था, एक सिपाही जो है वो यहाँ से दौड़कर अपने राजा के पास गया था। फिडिपीडियस उस सिपाही का नाम बताया जाता है। वो दौड़कर अपने राजा के पास गया था और उसने ये सूचना दी थी कि हम जीत गए हैं, ठीक है। सो तब से लेकर एक रनिंग का नाम भी रख दिया गया मैराथन, ठीक है। सो ये मैराथन दौड़ का नाम कहाँ से आया, जगह से आया। होप आपको अब समझ में आ गया होगा। स्टोरी के माध्यम से एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में एथेंस जीत गया था और वो इसकी सूचना देने के लिए दौड़कर उस जगह से अपने राजा के पास गया था और उस सिपाही का क्या नाम था, फिडिपीडियस उस सिपाही का नाम था। लेकिन इतिहास में कई बार इसका विरोधाभास देखने को मिलता है कि ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मैराथन दौड़ जो है उसकी एग्जैक्टली लेंथ क्या है, मतलब उसकी एग्जैक्टली कितने किलोमीटर तक ये दौड़ा जाता है, ठीक है। सो ये दौड़ा जाता है 42.195 जो है मैराथन दौड़ की एग्जैक्ट दूरी है। ये कहीं बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है 42.195 ये कौन से ओलंपिक में तय किया गया था, ये आपका मैराथन का नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये कब किया गया था, 1908 में, ठीक है। 1908 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे उसके अंदर ये मैराथन दौड़ की फिक्स दूरी तय की गई थी कि 42.195 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। 42.195 किलोमीटर जो है मैराथन दौड़ की एग्जैक्ट दूरी रहेगी रनिंग की, ठीक है। और हाफ मैराथन कितनी होती है, 21.097, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 21.097 जो है वो हाफ मैराथन होती है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो दवाइयां पेशियों का परिमाण बढ़ाती है और पेशियों के संकुचन के लिए अधिक सामर्थ्य देती है वह कौन सी है, ये आपके ड्रग्स चैप्टर में से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। जो दवाइयां पेशियों का परिमाण बढ़ा देती है और पेशियों के संकुचन के लिए अधिक सामर्थ्य देती है। अब आपको इनमें से ये वो ड्रग बतानी है जो कि आपकी मसल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, वो आंसर आपको इसमें से बताना है। कैफीन जो है, कैफीन क्या होता है, आपके डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। आपके डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर अगर ये अटैक करेगा तो क्या होगा कि आपकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी एकदम से, ठीक है। इससे तो आपकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी और आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा डायरेक्टली ये जो है कैफीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, कैफीन के बारे में अपन ने जान लिया कि नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगी। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड कौन से होते हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स यानी कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। अपन फिजिकली देखा होगा कि फिजिकली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मेल जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बजाय कि वुमेंस। नॉट मेंटली बात हो रही है यहाँ पर, ओनली फिजिकली बात हो रही है। फिजिकली क्या होता है कि मेल्स जो होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत होता है बजाय कि वुमेंस के, ठीक है। सो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, मेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो बढ़ा देते हैं। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ गए यानी कि आप में पावर ज्यादा आ गई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वो होते हैं जो कि काफ़ी बीमारी में लिए जाते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, अर्थराइटिस हो गया। अर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट्स में सूजन, पेन वगैरह आ जाना, ठीक है। सो ये होता है अर्थराइटिस। सो इसका उपयोग, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि अस्थमा अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट पे यूज़ की जाती है। लेकिन अगर अपन इसको डायरेक्टली ले तो ये अपनी परफॉर्मेंस इन्हेंस कर सकती है, जैसे कि सांस अस्थमा में यूज़ होता है यानी कि आपको ब्रीथिंग करने में आसानी होगी। सो ये भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ठीक है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। होप आपको समझ में आ गया होगा। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स ये इतना चर्चा में रहता है ना कि इसको शूटिंग्स के जो प्लेयर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, स्ट्रेस को कम कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेस को कम कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप बीटा ब्लॉकर्स लेकर पढ़ाई करना स्टार्ट हो गए, इससे आपका क्या होगा, स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। ये जोक है, ये नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, स्ट्रेस कम कर देते हैं। अब शूटिंग के प्लेयर्स ऐसे क्यों लेते हैं, क्योंकि जब आप मतलब निशाना लगाते हैं तब आपको थोड़ा स्ट्रेस होता है कि सही जाएगा ये नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप निश्चिंत होकर वहाँ पर एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, अगर आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपका निशाना सही जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट ज़्यादा करेक्ट आने की आशंका रहती है। सो बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, आपको स्ट्रेस, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज होता है ना उसे कम कर देते हैं, ठीक है। सो अब आप मुझे बताइए कि इस सारे एक्सप्लेनेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि पेशियों का परिमाण और पेशियों के संकुचन में अधिक सामर्थ्य कौन देता है। ये आपका ब्रीथिंग से रिलेटेड हो गया, ये आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो गया, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड हो गया। सो वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो है वो क्या करते हैं, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी पेशियां ज़्यादा हो जाएगी, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ज़्यादा पावर आ गई है। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, फिजिकली मेल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके अंदर आ जाएंगे तो आप ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे पहले के बजाय, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। होप आपको इन सारे ड्रग्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में होगा। कैफीन आपके डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है, ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ा देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होती है, ब्रीथिंग रिलेटेड आपको जो इश्यूज आ रहे हैं वो सॉल्व कर देती है। बीटा ब्लॉकर्स आपके स्ट्रेस को कम कर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन डोपिंग में नहीं आता है। अब आपको बताना है कि इनमें से डोपिंग में कौन नहीं आता है। अपन ने इस तरफ पढ़ा था कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा, जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ा देते हैं। अब अपन जान लेते हैं एग्रोजेनिक क्या होता है। एंड्रोजेनिक और एग्रोजेनिक दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। एग्रोजेनिक भी एक ड्रग है जो कि एनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस का काम करती है, ठीक है, आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। लेकिन ये जो एंड्रोजेनिक है, एंड्रोजेनिक, ठीक है, एंड्रोजेनिक के बारे में अपन ने पहले पढ़ा, जो क्या करती है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर बढ़ा देती है, ठीक है। लेकिन एग्रोजेनिक क्या करती है, आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। ये भी एथलेटिक परफॉर्मेंस को ही बढ़ाते हैं, लेकिन इसके अंदर रिएक्शंस कुछ अलग होते हैं, ये आपके मांसपेशियों के अनुमान को शायद नहीं बढ़ाती है, ठीक है। कैफीन के बारे में अपन ने जान लिया था, नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है। निकोटीन जो है ड्रग्स में नहीं आता, ठीक है। सो आपके इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन जो है वो आपके डोपिंग में नहीं आता, ठीक है। कैफीन तो आता है, एग्रोजेनिक भी आता है, और उपरोक्त सभी कैसे कर सकते हैं, जब ये दोनों डोपिंग में आते हैं। सो ऑब्वियस इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि निकोटीन जो है वो आपके ड्रग्स में नहीं आता। आप सिगरेट पीकर आराम से कंपटीशन अटेंड कर सकते हैं, वो आप पर है कि आप उसे संभाल पाते हैं या नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन निकोटीन जो है वो ड्रग्स में नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तनाव के कारण भ्रंग इसमें सामान्य है, ठीक है। फ्रैक्चर जो है वो मतलब किसमें है, ठीक है, तनाव के कारण, यानी कि जब आप पे स्ट्रेस पड़ता है तब इनमें से कौन सा फ्रैक्चर होता है, और ये सामान्य किसमें है, ठीक है। फैक्ट्री के जो मजदूर है, नृत्य करने वाले व्यायामी हैं, औरतें हैं। औरतों को क्यों होगा फ्रैक्चर, कोई कुछ काम ही नहीं करे, चुपचाप से बैठी रहे, तो औरतों को क्यों होगा, ये तो बहुत ही बेतुका ऑप्शन है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी तो पहले से हटा देते हैं। ए और बी दोनों पूछा है, फैक्ट्री के मजदूर, उनको हो सकता है क्योंकि वो कुछ हैवी काम वगैरह करते हैं, तो उनके बॉडी पर स्ट्रेस लग सकता है, हाथ पर पैर पर कहीं पर भी ये फ्रैक्चर हो सकता है। नृत्य करने वाले व्यायामी, ठीक है, जो डांसर्स होते हैं और जो ये डांसर्स होते हैं उनको भी ये फ्रैक्चर हो सकता है। सो ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्न में से क्या रिकेट्स से संबंधित है। रिकेट्स क्या होता है, ठीक है। रिकेट्स के बारे में पूछा है कि विटामिन डी की कमी से होता है ये, और विटामिन डी की कमी से क्यों होता है। कई बार अपन गलत पढ़ते हैं कि विटामिन डी की कमी का मतलब हो गया कि अपने अंदर कैल्शियम की कमी है, लेकिन विटामिन डी की कमी से होता क्या है, एक्चुअली अपने बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अपने शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। एक्चुअली में कैल्शियम की कमी नहीं होती है, अपनी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन कम कर देती है, जिससे कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया पिजन चेस्ट, ठीक है। इन सब के बारे में जान लेते हैं। ये ओडेमा क्या होता है, ओडेमा ये होता है कि अपने बॉडी के अंदर एक एक्सेस फ्लूइड जो होता है ना वो जमा हो जाता है, यानी कि एक तरल पदार्थ जो है वो अपने टिश्यूज़ में जमा हो जाता है, और ये होता किससे है, ज़्यादा साल्ट खाने से हो सकता है, ठीक है। और छीलना ऑपरेशन के बारे में तो अपन जान ही चुके हैं कि अपने जैसे कौनी लग गई चलते हुए कहीं दरवाजे पर या फिर कहीं दीवार पर, तो उससे छीलना हो गया, ठीक है। खटखटाने वाला घुटना, ये रिकेट्स से अपन रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस या फिर नॉर्मली गेम की वजह से या फिर चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, पिजन चेस्ट, ठीक है। पिजन चेस्ट के बारे में जाकर आप चेक करिएगा, इससे क्या होता है, चेस्ट की जो बोन्स होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। सो मतलब चेस्ट में एक तरह से डिपोजिशन हो जाती है, जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी से होता है, यानी कि रिकेट से संबंधित है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, रक्तस्राव रोकने के अत्यंत तुरंत उपाय क्या है। अब आपको बताना है कि रक्तस्राव रोकने के अत्यंत तुरंत उपाय पूछा है। पट्टी बांधकर तो आप रोक ही सकते हैं, कई बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पट्टी बांधना एक अत्यंत तुरंत नहीं होगा, क्योंकि क्या पता आपके पास
पट्टी उपलब्ध ही नहीं हो, ठीक है। ये हिम चिकित्सा यानी कि आइस भी आपके पास उपलब्ध हो या नहीं हो, जल चिकित्सा ये भी इतना इंस्टेंट नहीं है, सीधे दबाव डालना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि कहीं पर अगर आपका ब्लड फ्लो हो रहा है तो आप उसको प्रेस कर कर पहले रोकेंगे कि ब्लड फ्लो और ज़्यादा नहीं हो, उसके बाद से आप उसे क्लीन करेंगे या फिर डायरेक्टली पट्टी कर देंगे, वो आपका सेकेंडरी होगा। लेकिन अत्यंत तुरंत इंस्टेंट आपका जो रिएक्शन होगा वो यही होगा कि गाँव पर सीधे दबाव डाल देंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जल चिकित्सा में यह उपयोग होता है। अब आपको बताना है कि जल चिकित्सा में क्या उपयोग होता है। बर्फ जो कि पानी से बनता है, तो क्या वो जल चिकित्सा में उपयोग होता है? पानी, मोम, ऊष्मा, ये 4 चीज़ें आपसे पूछी है। बर्फ से तो कौन सी हो गई? क्रायोथेरेपी हो गई, ठीक है। बर्फ चिकित्सा अलग एक चीज़ है, ठीक है। सो जल चिकित्सा में पानी ही यूज होगा। वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है ये बताना है आपको। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70% इज द करेक्ट आंसर। और आपको WBC का मुख्य कार्य क्या है? द्रव्यों का परिवहन, मरी हुई कोशिकाओं का निकालना, रक्त संचरण को बढ़ा देना और संक्रमण के विरुद्ध लड़ना। WBC के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा है, ठीक है। सो संक्रमण के विरुद्ध लड़ना WBC का कार्य होता है, जो कि अपनी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होती है, वो क्या करती है? संक्रमण के विरुद्ध लड़ती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संक्रमण के विरुद्ध लड़ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फुटबॉल खेलते समय किस प्रकार की ऊर्जा उपयोग में आती है? इसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए, ठीक है। क्या गतिज ऊर्जा काम में आएगी? क्या विद्युत ऊर्जा काम में आएगी? क्या ऊष्मीय ऊर्जा काम में आएगी? या फिर पेशीय ऊर्जा काम में आएगी? आपके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, ठीक है। आपको पेशीय ऊर्जा ऑब्वियसली लग रहा होगा कि मसल्स तो यूज आएगी ही, लेकिन आप मसल्स तो वेट लिफ्टिंग में भी यूज आ सकती है ना। ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। अब आपको फुटबॉल खेलने के लिए क्या करना होता है? फुटबॉल खेलने के लिए आपकी बॉडी में फुल स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, स्ट्रेंथ होगी, उतना अच्छे से आप फुटबॉल खेल पाएंगे, ठीक है। फुटबॉल में बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, उसके अंदर आपने मसल्स कितनी बना रखी है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये करता है कि आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा फास्टनेस है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गतिज ऊर्जा, ठीक है। कई बार क्या होता है, अपन कॉमन सेंस से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं और उसके साथ साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ोगे तभी तो आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा, उसके अलावा आप कॉमन सेंस कहाँ से डेवलप करोगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में ऊर्जा की ज़रूरत इस पर निर्भर करती है। ऊर्जा की ज़रूरत किस पर निर्भर करती है ये बताना है आपको, ठीक है। ऊर्जा आपको कितनी चाहिए? क्या आपके एज के अकॉर्डिंग निर्भर करेगी कि आप 2 साल के बच्चे हैं तो आपको कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए, या फिर आप 21 साल के बच्चे हैं तो आपको कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए, ठीक है। क्या इस पर निर्भर करेगी, या फिर क्या इस पर निर्भर करेगी कि आप मैन है या वुमेन है, ठीक है। पुरुषों की डाइट ज़्यादा होती है, महिलाओं की डाइट कम होती है, ऑब्वियस है। कई बार उल्टा भी हो जाता है, लेकिन लिंग पर भी काफ़ी बार डिपेंड करता है। शारीरिक हलचल, आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तब आपको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप वर्कआउट बहुत कम कर रहे हैं तब आपको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इसके अंदर भी ऑप्शन ये तीनों ही आपको करेक्ट लग रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपकी एज पर भी डिपेंड करता है, छोटा बच्चा कम खाएगा, बड़ा बच्चा ज़्यादा खाएगा, उसकी ऊर्जा की ज़रूरत अलग होगी, छोटे बच्चे की ऊर्जा की ज़रूरत अलग होगी। लिंग पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। शारीरिक हलचल पर भी डिपेंड करता है। अब आप पूरे दिन बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही, आपने कुछ एक्टिविटी ही नहीं की है तो आपको भूख कहाँ से लगेगी, ठीक है। सो शारीरिक हलचल पर भी डिपेंड करता है, आप कुछ करेंगे तभी आपकी बॉडी कहेगी कि मुझे ऊर्जा दो, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? अब आप एक सीक्वेंस याद रख लीजिए, इसके बाद से आपका वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील को लेकर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। A, D, E, K, ये कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, ठीक है। इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, बहुत आसान है, 2 से 3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ADEK, ये जो विटामिन है ये किसमें है? फैट सोल्यूबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है, ठीक है। ये क्या है? वसा में घुलनशील है। इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। सो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा ADE के अलावा कौन सा है? ADEK के अलावा कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि विटामिन सी, ठीक है।
सो करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी पानी में घुलनशील है। अब नींबू, सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं उसमें सारे विटामिन सी होते हैं। अब आप नींबू को पानी में अगर करोगे तो वो क्या पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, ठीक है। सो विटामिन सी जो हो गया वो पानी में घुलनशील है, वो वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई के जो है वो वसा में घुलनशील है, और इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे पानी में घुलनशील होते हैं। ये क्वेश्चन आपको पानी में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील नहीं है, कौन सा वसा के साथ है, कौन सा पानी के साथ है, ये सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। सो ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, ए, डी, ई के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे पानी में घुलनशील है। सो विटामिन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में पेशियों का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था पानी का प्रतिशत कितना होता है, पानी का कितना था 70% था, ठीक है। 70% किसका था, वाटर का था, ठीक है। पेशियों का प्रतिशत कितना होता है ये बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40%, ठीक है। आपके पूरे शरीर का 40% जो है वो पेशियों का भार रहता है आपके शरीर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक इसके साथ ही एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि आपके बोन्स का वेट कितना रहता है पूरे शरीर का, ठीक है। आपकी हड्डियों का कितना वेट रहता है, 12 से 17% तक रहता है, ठीक है। हड्डियां आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा भारी रहती है, 12 से 17% ही वेट रहता है। और ब्लड का कितना रहता है, ब्लड का, ठीक है, ब्लड का बताइए कितना रहता है, ब्लड का कितना वेट रहता है पूरी बॉडी में, 7 से 8% तक ही रहता है, ठीक है। सो ब्लड का कितना हो गया, 7 से 8% हो गया, बोन्स का 12 से 17% हो गया, और पेशियों का कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 40% हो गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो गया। ब्लड का 7 से 8% आपके कुल बॉडी के भार का 7 से 8% ब्लड का भार रहता है, और बोन्स का रहता है 12 से 17%, ठीक है। और पेशियां कितने प्रकार की होती है ये बताइए, पेशियां कितने प्रकार की होती है। पेशियां 3 प्रकार की होती है, अपन ने पढ़ा था पेशियां 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, यानी कि हृदय पेशियां, स्मूथ यानी कि लचीली पेशियां, और स्केलेटल के बारे में आपको पता होगा, स्केलेटल पेशियां, ठीक है। सो 3 प्रकार की पेशियां होती है, और उनका टोटल भार कितना रहता है, 40% रहता है। बोन्स का कितना रहता है, 12 से 15% रहता है। ब्लड का कितना रहता है, 7 से 8% रहता है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। स्टर्नम कहाँ पर अवस्थित होता है, स्टर्नम बताइए कि कहाँ पर अवस्थित होता है। ये जो अपने फेफड़े होते हैं, ठीक है, डायग्राम नॉट गुड, ठीक है, डायग्राम सही नहीं बना थोड़ा, ठीक है। सो ये अपने फेफड़े हो गए, फेफड़ों के बीच में जो एक हड्डी रहती है बहुत मजबूत सी, उसे क्या कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है। तो आंसर बताइए इसका, स्टर्नम कहाँ पर अवस्थित रहती है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसके करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था। इसी क्वेश्चन में अपन सारे खेल रत्न देख लेंगे कि जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड है वो कब कब स्टार्ट किए गए, ठीक है। सो राजीव गांधी खेल रत्न कब स्टार्ट किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्ट किया गया, जो कि अपने गेम्स में सर्वोच्च सम्मान है भारत का। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि खेलों में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेलों में सर्वोच्च सम्मान है भारत का, ठीक है, जो कब स्टार्ट किया गया, 1991-92। आप मुझे ये बताइए कि राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो पहली बार किसको मिला था, ठीक है, पहली बार किसको मिला था, 1991 में से स्टार्ट किया गया था। सो पहली बार ये मिला किसको था, विश्वनाथन आनंद को मिला था, जो कि शतरंज के जादूगर भी कहा जाता है। प्रथम महिला कौन थी जिसे कि यह खेल रत्न अवार्ड मिला, भारतीय प्रथम महिला मुझे बताइए जिसे कि यह खेल रत्न अवार्ड मिला। जल्दी से क्लिक कीजिए अपने दिमाग में, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ा था, जिन्हें कि 1996 में ये अवार्ड मिला था, 1995-96 में ये अवार्ड मिला था, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम महिला थी जिसे कि ये अवार्ड मिला, और विश्वनाथन आनंद जो कि शतरंज के जादूगर है प्रथम थे जिन्हें कि यह खेल अवार्ड मिला था। अब मुझे ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे बाकी अवार्ड्स के बारे में बताइए कि अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट किया गया, ठीक है। अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट किया गया, 1961 में किया गया था। अर्जुन अवार्ड के साथ ही आप मुझे बताइए द्रोणाचार्य अवार्ड कब स्टार्ट किया गया। द्रोणाचार्य और ध्यानचंद के बारे में अपन ने पढ़ा था, डी एक साथ नहीं मिल सकते, जिसे द्रोणाचार्य मिला है उसे ध्यानचंद नहीं मिल सकता, जिसे ध्यानचंद मिला है उसे द्रोणाचार्य नहीं मिल सकता। इन दोनों अवार्ड के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और आपको इसकी पर्टिकुलरली अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे पुरस्कार के बारे में।
कि जो भी अपने ये अवार्ड्स है गेम से रिलेटेड उन सब की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपको मिल जाएगी। 4 या 5 वीडियो है, आप उनको देख लीजिए, उसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन इजीली रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। सो आप मुझे अब बताइए कि जो अर्जुन अवार्ड है वो तो 1996 में स्टार्ट हो गए, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड मुझे बताइए कब स्टार्ट हुए, 1985 में हुए थे, ठीक है। और ध्यानचंद जो कि हॉकी से रिलेटेड है, ध्यानचंद, ये कब स्टार्ट हुए थे, ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, 2002 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। द्रोणाचार्य हो गया 1985 में, अर्जुन अवार्ड हो गया 1961 में, द्रोणाचार्य हो गया 2000, वो ध्यानचंद हो गया 2002 में, ठीक है। स्टार्ट ये सारे अवार्ड्स इस ईयर को स्टार्ट हुए थे, आप एक बार खुद से रिपीट कर लीजिए। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब स्टार्ट हुए, 1991-92 में स्टार्ट किए गए थे। और एक इंपॉर्टेंट है मक्का ट्रॉफी, ठीक है, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। मक्का ट्रॉफी जो है ये यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दी जाती, ठीक है, ये किसी टीम को नहीं दी जाती। ये मक्का जो ट्रॉफी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है, जो कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। सो ये कब स्टार्ट की गई थी, 1956-57 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 1956-57 में मक्का ट्रॉफी को स्टार्ट किया गया था। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अर्जुन अवार्ड 61, द्रोणाचार्य जो है 1985 और ध्यानचंद 2002 और राजीव गांधी 1991-96 और मक्का ट्रॉफी कब है, 56-57, ठीक है, 1956-1957 में, ठीक है। और पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था, विश्वनाथन आनंद को, शतरंज के जादूगर। और प्रथम महिला जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षक को दिया जाने वाला अवार्ड जो खिलाड़ियों अथवा टीम की एक वर्ष के उत्कृष्ट उपलब्धि पर प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला अवार्ड कौन सा है, ये तो आपको पता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक वर्ष की उत्कृष्ट उपलब्धि पर क्यों लिखा है, ये लाइन क्यों लिखी है, एक वर्ष की उत्कृष्ट उपलब्धि पर, ठीक है। सो 180 डेज का इसमें क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट कोई भी है ना कोच आकर ये दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। आपको कोई भी कोच आकर आपके ऊपर ये दावा नहीं कर सकता अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है तो कि ये मेरा स्टूडेंट है, मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। ये दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि एटलीस्ट एक साल में आपको उसने 180 डेज की ट्रेनिंग दी हो या फिर टोटल 180 डेज की ट्रेनिंग दी हो, प्रत्येक वर्ष मिलता है। सो 180 डेज की ट्रेनिंग आपको अगर दी है और आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है तो ही आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल सकता है। एक इसके अंदर ये बात है कि आपको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है। वो उसमें ड्यूरेशन क्या है कि उसमें आपकी कितने टाइम की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसमें 20 सालों की परफॉर्मेंस देखी जाती है। लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। सो इसमें बहुत लंबा ड्यूरेशन दिया है कि आपकी 20 वर्ष की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके बाद आपको इसका द्रोणाचार्य अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया जाएगा। और एक वर्ष की उत्कृष्ट उपलब्धि पर इसका ड्यूरेशन है कि आपको एटलीस्ट एक कोच ने 180 डेज की ट्रेनिंग दी हो तभी आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसने आपको 100 दिन की प्रैक्टिस करवाई किसी कोच साहब ने और बोल दिया जाए कि ये मेरा खिलाड़ी है, सो द्रोणाचार्य अवार्ड के उसमें नॉमिनेशन में मेरा नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर क्राइटेरिया डिसाइड है पहले से, 180 डेज की आपको किसी भी स्टूडेंट को कोचिंग देनी होगी, उसके बाद से आपको द्रोणाचार्य अवार्ड, अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा, जिसके बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। सो प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला कौन सा अवार्ड है, द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य और ध्यानचंद दोनों अवार्ड जो है वो एक पर्सन को नहीं मिल सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई, बीसीसीआई के बारे में कौन नहीं जानता। विश्व की सबसे मतलब जो रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी वो है ना, वो अपने भारत की है, बीसीसीआई, ठीक है। वैसे तो अपने भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है, लेकिन भारत की रिचेस्ट बॉडी है क्रिकेट बोर्ड जो कह सकते हैं वो भारत का रिचेस्ट है, ठीक है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ, ये बीसीसीआई जो है भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये रिचेस्ट बॉडी है। इसकी स्थापना पूछी है आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। सो इसकी स्थापना बताना है आपको, 1928 में हुई थी। 1927 से कुछ याद आया आपको, आईओए की स्थापना हुई थी, आईओए की, ठीक है, जो अपने ओलंपिक का संचालन करती है, ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे उनका नियंत्रण करती है आईओए। नेशनल एनओसी है अपनी, नेशनल ओलंपिक कमेटी है अपनी आईओए, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं।
जिस बिंदु पर शरीर का संपूर्ण द्रव्यमान या वजन केंद्रित हो उसे क्या कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी सॉरी, यानी कि सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, जिसमें कि अपने शरीर को विभाजित करने वाली 3 सतह होती है, सजाइटल, फ्रंटल और वर्टिकल। इनके बारे में अपन ने पढ़ा होगा, ठीक है। 3 सतह होती है, ये तीनों सतह जहां पर मिलती है उसे कहा जाता है सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी। सतहों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, सजाइटल, फ्रंटल और वर्टिकल, ठीक है। सो ये तीनों जहां पर मिलती है उसे कहा जाता है गुरुत्व केंद्र, ठीक है। मानव शरीर में स्थिरता का निर्धारण कौन करता है, कौन सा कारक करता है? गुरुत्व केंद्र करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर में स्थिरता का नियंत्रण कौन करता है, निर्धारण कौन करता है, सो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व मध्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। उत्तोलक के बारे में भी अपने पढ़ा होगा। उत्तोलक यानी कि लीवर, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, इससे भी शरीर एक स्थिर बिंदु पर गति करता है, ठीक है। ये गतिशीलता से रिलेटेड है, ठीक है। अंग भंग और द्रव्यमान केंद्र, इसके दोनों आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वह धावक जिसने 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की है किस गति से दौड़ा होगा इस दूरी को तय करने के लिए, ठीक है। सो ये आपके थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, DSSB या फिर नेट में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। उसमें न्यूमेरिकल स्टैटिक्स क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं नेट में, ठीक है। वह धावक जिसने 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की किस गति से दौड़ा होगा इस दूरी को तय करने के लिए। सो एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। सो अब आप मुझे बताइए इस फॉर्मूले में लगाकर कि दूरी कितनी है इसके अंदर, ठीक है। दूरी इसके अंदर कितनी है और समय कितना है। दूरी इसके अंदर कितनी हो गई, 100 मीटर की हो गई, ठीक है। और समय कितना हो गया, 10 सेकंड का हो गया। अब आप मुझे बताइए कि प्रति मीटर सेकंड इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। 100/10 हो गया। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए कि मीटर प्रति सेकंड जो है इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर प्रति सेकंड इसका आपके करेक्ट आंसर हो गया। चाल बराबर दूरी बट्टा समय इज इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप इस एग्जांपल से अच्छे से समझ पाएंगे। जो आपका 400 मीटर का ट्रैक होता है, ठीक है, अगर आपकी रनिंग भी 400 मीटर है तो उसके अंदर आपका विस्थापन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। स्थिति में परिवर्तन की दर आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर अगर खत्म कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने मतलब 100 मीटर की रेस की है तो आपका इसमें विस्थापन क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले स्थान से दूसरे स्थान के बीच में आपकी जगह जो है वो 100 मीटर है, ठीक है। सो स्थिति में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहा जाता है। और अगर आप घूमकर वहीं उसी सेम जगह पर आ जाए जहां से आपने स्टार्ट किया था तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। दूरी क्या होती है, समय अंतराल में तय रास्ते की लंबाई वो होती है दूरी, ठीक है। चाल अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। दूरी बट्टा समय मीटर प्रति सेकंड के बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटे, इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चे में किस प्रकार की प्रेरणा काम नहीं करती है? अब आपको बताना है कौन सी प्रेरणा इसमें काम नहीं करेगी, ठीक है। सो जो बहिरस्थ प्रेरणा है, आप बच्चे को टॉफी दीजिए और बोलिए कि ये काम करिए, क्या वो बच्चा काम नहीं करेगा? सो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। उपलब्धि प्रेरणा काम नहीं करती है, ये पूछा है आपसे, ठीक है। सो बहिरस्थ प्रेरणा तो काम करती है, सो ये आंसर भी नहीं होगा, ठीक है। उपलब्धि प्रेरणा, ठीक है, आप उसको कुछ भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप उसको कुछ भी मतलब लालच दे दीजिए, क्या वो उपलब्धि के माध्यम से वो नहीं करेगा वो काम? आप उसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाश है, ये ट्रिक अपनाइएगा, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाश है, आप उसको बोले कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो बदमाशी नहीं करेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सो उपलब्धि प्रेरणा भी काम करती है बच्चे पर, सो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतरस्थ प्रेरणा देख लेते हैं, उसके बाद में आंसर देंगे। अंतरस्थ प्रेरणा, क्या किसी बच्चे के अंदर इंटरनली कोई प्रेरणा आ सकती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, ये क्या कोई बच्चा सोच सकता है? तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि छोटे बच्चे में किस प्रकार की प्रेरणा काम नहीं करती है। सो अंतरस्थ प्रेरणा जो होती है वो बच्चे में काम नहीं करती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बहिरस्थ प्रेरणा काम करती है, चॉकलेट देख के बच्चे से कोई भी काम करवा लीजिए, ठीक है। उपलब्धि प्रेरणा भी काम करती है, किसी कोई बहुत बदमाश बच्चा है उसको बोल दीजिए आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो थोड़ी देर बदमाशी नहीं करेगा, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं ये आंसर
हो जाता अगर ये ऑप्शन सही नहीं होता, ठीक है। सो अंतरस्थ प्रेरणा, इंटरनली मोटिवेशन, ठीक है, किसी बच्चे में नहीं हो सकता। उसे एक बार पढ़ाई आपको ज़बरदस्ती करवानी पड़ेगी, उसके बाद से वो पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खिलाड़ियों में निराशा की भावना का क्या कारण है। अब आप मुझे बताइए कि निराशा का मोस्टली कारण होता क्या है। खिलाड़ियों को भी छोड़ दीजिए, जो अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है और जो रियलिटी होती है, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, अपन ने सोचा कुछ और है और हो कुछ और जाता है, तो क्या होता है, अपने अंदर निराशा आ जाती है, ठीक है। सो इसमें से आप आंसर निकालिए कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है। क्या ये बेहतर प्रदर्शन का नतीजा हो सकता है निराशा की भावना, अपना खुद का प्रदर्शन हो सकता है, खेल में स्वाभाविक परिणाम वो तो होते ही हैं, तो उसमें अपन निराश क्यों हो जाएंगे। लेकिन निराशा किससे मिलती है, अपनी आकांक्षाओं और क्षमताओं में अंतर से। अब आपने सोच लिया कि इस बार के कंपटीशन में मुझे गोल्ड मेडल लेना है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, पूरी साल बहुत अच्छे से मेहनत भी की, ठीक है, और बहुत अच्छे से मेहनत की नहीं की वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने सोच लिया कि आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, आपने एक टारगेट डिसाइड कर लिया, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है वो लेने की, ठीक है, आप उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी रियलिटी के बीच का जो गैप होता है वही निराशा है, ठीक है। सो ये नॉर्मली खिलाड़ियों के लिए नहीं है, बाकी पर्सन्स के निराशा का भी कारण यही होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उससे कि निराशा की भावना आ जाती है। सो कई बार स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उन्हें पता रहता है कि 2 मंथ बाद एग्ज़ाम होने वाला है, 3 मंथ बाद होने वाला है, जैसे कि अभी 1-1.5 मंथ का कहा जा रहा है कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन बच्चे फिर भी सीरियस नहीं हो रहे। जैसे ही एग्ज़ाम के 10-15 दिन बचेंगे, सोचेंगे कि हम है ना, मतलब वीडियो लेक्चर से पढ़ लेंगे या फिर कैसे भी करके जल्दी जल्दी से हमें शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, हम उससे पढ़ लेंगे, या फिर MCQs होंगे हम उससे पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद भी आप प्रिपरेशन में डिले करते जाते हैं, डे बाई डे आप सोचते हैं कि नहीं कल पढ़ेंगे, एग्ज़ाम की डेट आ जाए उसके बाद पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, आपकी इच्छा तो है कि आपको जॉब मिले, ठीक है, आपकी इच्छा है कि आपका डीएसएसबी में सिलेक्शन हो जाए, नेट का पेपर आपका क्लियर हो जाए, लेकिन क्या होता है, आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। जैसे ही एग्जाम आती है, टीचर्स के पास इतनी सारी क्वेरीज आने लग जाती है स्टूडेंट्स की कि हम इसे कैसे क्लियर करें, इसे कैसे क्लियर करें, जबकि अभी जो स्मूथ टाइम है जिसपे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, तो ये सीखने का बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम में अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उनसे आप पीछे रह जाएंगे, और जब आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा तब आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि मुझे सिलेक्शन नहीं मिला, मुझे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन मेरी थी फिर भी मुझे नहीं मिला, मैं एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ तो रही थी। एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने से नहीं होता, आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। सो अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन करें तो आप पीछे नहीं रह सकते, ये गारंटी है, ठीक है। सो आप रेगुलरली प्रिपरेशन करें, आप ये नहीं सोचें कि कितने टाइम बाद एग्जाम है तब अपन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन, ठीक है, खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का कारण इनमें से उचित क्या होगा, ठीक है। निम्न प्रदर्शन का कारण इनमें से उचित क्या होगा। विफलता का डर होगा, चिंता होगा, आक्रमण होगा, या फिर प्रेरणा होगा, ठीक है। अब आप अपने आप से इसका क्वेश्चन निकालिए, क्या प्रेरणा हो सकता है, क्या मोटिवेशन निम्न प्रदर्शन का कारण हो सकता है। मोटिवेशन जब होगा उससे तो क्या होगा, अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आक्रमण, अब आप बॉक्सिंग गेम कर रहे हैं उसमें आक्रमण ही नहीं करेंगे तो क्या आपका निम्न प्रदर्शन का कारण होगा वो, ठीक है। आक्रमण नहीं करेंगे तो निम्न प्रदर्शन का कारण होगा ना, आक्रमण कर देंगे तो निम्न प्रदर्शन का कारण कैसे होगा, ठीक है। विफलता का डर, ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ का डर हो, एक अच्छा वाला डर होना, यानी कि मुझे कुछ हो नहीं जाए इस वजह से अपनी खुद की केयर करना, तो क्या वो डर गलत है, वो डर बिल्कुल गलत नहीं है। क्या आप ये सोचते हैं विफलता का डर, जैसे कि आप सोचते हैं कि यार कहीं मैं एग्जाम में पीछे न रह जाऊं, इस वजह से आप पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या ये गलत है, ये तो बिल्कुल सही है। इससे आपका प्रदर्शन निम्न नहीं होगा, इससे आपका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या तो आप मेहनत कर लीजिए या फिर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाइए कि भाई जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। सो विफलता का डर भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप डर की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि पढ़ाई कर लेते हैं फेल होने के डर से, ठीक है। आक्रमण नहीं हो सकता, प्रेरणा नहीं हो सकता, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चिंता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में व्यक्ति का बर्ताव इससे प्रभावित होता है, ठीक है। किशोरावस्था में व्यक्ति का बर्ताव किससे प्रभावित होता है मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। परिवार की बात मानते हो तुम लोग कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए बहुत टाइम तक, क्या तुम पढ़ाई करते हो? बहुत अच्छे बच्चे हैं जो करते हैं, ठीक है। समकक्ष, यानी कि जो अपने साथी सहपाठी जो है, जो अपने फ्रेंड्स है, जो अपना पीयर ग्रुप है, ठीक है, पीयर प्रेशर जिसे कहा जाता है,
उससे क्या आपके पर्सनैलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपके व्यक्तित्व पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, या फिर स्कूल तो जाना ही नहीं चाहते किशोरावस्था में, 11th-12th में कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, ठीक है। समुदाय, सोसाइटी की बात सुनते हो आप अपने, ठीक है, किशोरावस्था में क्या आप अपने समुदाय की बात सुनते हो, सोसाइटी की बात सुनते हो, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर कॉमन सेंस से बताइए क्या हो जाएगा, समकक्ष हो जाएगा, यानी कि आपका जो पीयर ग्रुप होता है उससे आपके व्यक्ति के बर्ताव पर प्रभावित बहुत ज़्यादा करता है आपका, जो आपके सराउंडिंग में पीपल्स रहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे से सिलेक्ट करिए, जिससे कि आपका पर्सनैलिटी बनती है, जिससे कि आपका बर्ताव दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल्स और डबल्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है? अब ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है ना कि इसमें एक सिंपल सी चीज़ है कि इसकी जो लंबाई होती है वो सिंगल्स और डबल्स में सेम रहती है, ठीक है। तो सिंगल्स और डबल्स में बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी रहती है ये बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, 13.40, ठीक है। ये इसकी कोर्ट की लंबाई रहती है, लेकिन इसकी चौड़ाई अलग अलग हो जाती है। 13.40 मीटर यानी कि 44 फीट हो गया, ठीक है। 44 फीट हो गया इसका करेक्ट आंसर, कि जो इसकी सिंगल और डबल्स की बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई रहती है वो 44 फीट रहती है, ठीक है, 13.40 मीटर। लेकिन इसकी जो चौड़ाई रहती है वो कितनी रहती है, वो सिंगल्स में कितनी रहती है और डबल्स में कितनी रहती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी रहती है सिंगल्स और डबल्स की बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई, ठीक है। सिंगल्स में आपकी कितनी रहती है, 5.18 रहती है, और डबल्स में कितनी रहती है, 6.1 मीटर रहती है, ठीक है, 6.1 मीटर रहती है। यानी कि फिट में अगर अपन देखें तो 20 फीट हो गया, और सिंगल्स में अगर अपन देखें तो 17 फीट हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैडमिंटन कोर्ट के बारे में, कि चौड़ाई जो रहती है वो अलग अलग रहती है और लंबाई जो रहती है वो दोनों में सेम रहती है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, 13.40 मीटर यानी कि 44 फीट आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर फिट में दिया जाए तो 44 हो जाएगा, और मीटर में दिया जाए तो 13.40 मीटर आपके बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शन में निरंतरता को दर्शाता है? अब इनमें से ऐसा कौन सा है जो कंटिन्यूटी को दर्शाता है, ठीक है। वैधता, विश्वसनीयता, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वसनीयता, ठीक है। वैधता में ये रह सकते हैं अपन, रूल से रिलेटेड कर सकते हैं। अगर अपन एमपीएड बीपीएड में क्या करते हैं, अपन किसी पर्टिकुलर 1 या 2 गेम से अपना बैकग्राउंड होता है, लेकिन अपन को सारे गेम्स पढ़ाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि अपन को सबके रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो क्या इससे अपना प्रदर्शन सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। विश्वसनीयता यानी कि आप कंटिन्यूटी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मतलब ऐसे पता रहेगा कि इसका पर्टिकुलरली क्या मूव होगा, क्या इसकी एक्टिविटी होगी, क्या इसका मूवमेंट होगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वसनीयता, ठीक है। वैधता, कोई भी बच्चा एक दिन सिर्फ गेम के रूल पढ़ने से उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। प्रदर्शन में निरंतरता के बारे में पूछा है इसके अंदर, ठीक है। सो वैधता और विश्वसनीयता में से इसका करेक्ट आंसर आपके विश्वसनीयता होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, डेकैथलॉन का अंतिम पद क्या होता है? डेकैथलॉन किसके लिए होता है, पहली बात तो मुझे ये बताइए, ठीक है। डेकैथलॉन किसके लिए होता है? डेकैथलॉन होता है आपके मेंस के लिए। वुमेन्स के लिए कौन सा होता है? हेप्टाथलॉन होता है, ठीक है। हेप्टाथलॉन जो होता है वो वुमेन्स के लिए होता है। उसमें कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? 7 होती है। और डेकैथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? 10 होती है, ठीक है। अब 10 में से आप मुझे ये बताइए कि प्रथम दिन और दूसरे दिन जो होती है वो प्रतिस्पर्धाएं कितनी कितनी करवाई जाती है, ये मुझे बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, कि डेकैथलॉन की जो होती है वो प्रथम दिन और दूसरे दिन में कितनी कितनी प्रतिस्पर्धाएं करवाई जाती है, और वुमेन्स में, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैं आपको बता रही हूँ कि इसका अंतिम पद कौन सा होता है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी अपन देख लेते हैं, क्या जेवलिन थ्रो होता है, 1500 मीटर होता है, 100 मीटर होता है, या फिर 800 मीटर होता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 1500 मीटर जो होता है वो अंतिम पद होता है, यानी कि डेकैथलॉन का लास्ट इवेंट जो होता है वो क्या होता है, 1500 मीटर जो है वो इसका लास्ट इवेंट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये 35 जो क्वेश्चन है इसमें से आपको ये सिर्फ 35 क्वेश्चन नहीं थे, अपन ने हर ऑप्शंस को इलेबरेट करके अच्छे से डिटेल में पढ़ा, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। सो
साथ में बने रहिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ या फिर इसी तरह इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, और एग्जाम डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। कभी भी एग्जाम डेट निकल सकती है, आप इंस्टेंटली इतना ज़्यादा कवर अप नहीं कर सकते, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का उठाकर देख लीजिए, ठीक है। वो एग्जाम आपको सिलेबस शॉर्ट में लिखा हुआ ज़रूर मिल सकता है, लेकिन वो होगा बहुत ज़्यादा वास्ट, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा वास्ट है, लेकिन अभी आपको एक पेपर में दिख रहा होगा कि ये सिलेबस सिर्फ इतना सा है, इसको अपन कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, सी यू।